हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैग्नेट विंस के हिंदी चैनल पर। मैं राहुल गौतम आज आपके लेके आया हूं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार अर्थव्यवस्थाएं अपनी केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती हैं। अब यहां पे हमारे पास तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जैसा हमने पिछले वीडियोस में जाना था। पहली अर्थव्यवस्था होती है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर हमने देखा था समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, और फिर इन दोनों का मिक्सचर जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार ये अर्थव्यवस्थाएं अपनी केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती हैं। और केंद्रीय समस्याओं को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। पहली समस्या होती है क्या बनाया जाए और कितना बनाया जाए। दूसरी समस्या होती है किस प्रकार बनाया जाए, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, LIT और CIT। और तीसरी समस्या होती है किसके लिए बनाया जाए या उत्पादन का वितरण किन लोगों के मध्य किया जाए। ये तीन समस्याएं होती हैं और हमारे पास तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। आज हम जानेंगे कि इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार की अर्थव्यवस्था किस प्रकार समाधान कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो सबसे पहले मेरे पास आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हम देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनी केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस प्रकार करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत तंत्र अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। कीमत तंत्र निम्नलिखित भूमिकाएं निभाता है। देखेंगे कौन सी भूमिकाएं निभाता है, लेकिन पहले आपको ना कीमत तंत्र को समझना होगा। कीमत तंत्र कैसे काम करता है और मांग और आपूर्ति कैसे काम कर रही है। मतलब सिंपल अगर इसको हम समझना चाहें तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम उन वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करेंगे जिनकी मांग अत्यधिक है। तो मांग अत्यधिक है और अगर सप्लाई की शॉर्टेज है मेरे पास तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस वस्तु एवं सेवाओं की कीमत बढ़ जाएगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, लाभ अधिकतमीकरण इनका सिद्धांत होता है, इनका उद्देश्य होता है। तो इसलिए यह हमें कीमत तंत्र के बारे में बताती है और बोलती है कि जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की आवश्यकता अधिक होगी, मांग अधिक होगी, उन वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। बात ठीक है जी। चलिए इसके बाद कौन कौन सी, तो पहली समस्या क्या है, उत्पादन की प्रकृति, क्या व कितना उत्पादन किया जाए के संबंध में भूमिका। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असीमित इच्छाओं तथा सीमित साधनों की समस्या सदैव बनी रहती है। साधनों की सीमितता के कारण असीमित आवश्यकताओं के चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा की गई है। इसलिए अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की किस्में एवं उत्पादन मात्राओं का निर्णय समाज में उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता एक बादशाह होता है। उत्पादक को उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर ही उत्पादन क्षेत्र में निर्धारित करना पड़ता है। अब उपभोक्ता क्या चीज मांग रहा है, वही चीज जो है वो उत्पादन करेगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान से समझिए, यहां पे हम इसको एक कर्व के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि किसी वस्तु की जो कीमत है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो उस वस्तु की जो डिमांड है वो इस प्रकार होगी, क्या, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, अब सप्लाई कैसे होगी, सप्लायर मतलब उत्पादनकर्ता किस प्रकार बिहेव करेगा। वो बोलेगा 1 पे 1 ही दूंगा, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 और 5 पे 5। मतलब कीमत बढ़ते जा रही है, उत्पादनकर्ता अपना उत्पादन बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, अब कीमत क्यों बढ़ेगी, कई बार यहां तो हमने कीमत से निर्धारित किया कि डिमांड और सप्लाई क्या होगी, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई दोनों मिलकर किसको निर्धारित करती हैं, वो कीमत को निर्धारित करती हैं। तो उत्पादनकर्ता यहां पे जानने की कोशिश करेगा बाजार में किन तरह की वस्तुओं एवं सेवाओं की डिमांड है और उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करेगा। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में ग्राहक को बादशाह कहा गया है। मतलब ग्राहक की सुनते हैं, ग्राहक क्या चाहता है उन चीजों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, यदि कोई उत्पादक उपभोक्ता की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिए बिना ही किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ा देता है
तो उस कीमत तंत्र की शक्तियों के द्वारा उस वस्तु की कीमतें गिर जाती हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर उत्पादन करते हैं और वे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में लाभ अर्जित कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि आपने उस तरह के प्रोडक्ट बना दिए, उस तरह की वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण कर दिया जो कि उपभोक्ता को पसंद नहीं है या उपभोक्ता उनको नहीं चाहता, तो क्या होगा, उनकी सप्लाई बढ़ जाएगी, आपूर्ति बढ़ जाएगी। आपूर्ति बढ़ने से और डिमांड कम होने से, आपूर्ति बढ़ने से और डिमांड कम होने से किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो गिर जाती है और कीमत गिरने से उत्पादनकर्ता को नुकसान होगा। इसलिए हमेशा वो क्या बनाएगा, जिस वस्तु एवं सेवाओं की कीमत अधिक है उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण जो है वो उत्पादकों के द्वारा किया जाएगा। उत्पादकों के लिए यह हितकर होगा कि वे अपने उत्पत्ति साधनों को उत्पादन के उन क्षेत्रों में नियोजित ना करें जिनकी पूर्ति को उपभोक्ता अधिक महत्व नहीं देते। अतः उत्पादक किस क्षेत्र में कितना उत्पादन करेगा यह कीमत तंत्र की क्रियाशीलता द्वारा निर्धारित होता है। तो सामान्यतः देखेंगे आप, व्यवहार में देखने को आता है कि जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत बढ़ने लगती है उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन भी बढ़ने लगता है। हमने कोविड लॉकडाउन में यह देखा कि हमारे पास ना सैनिटाइजर, मास्क और जो जरूरी दवाइयां थी, पीपीई किट, इनका उत्पादन भारत में नहीं होता था पहले, या होता था तो कम मात्रा में होता था। लेकिन जैसे ही हमने कोविड में देखा कि इनकी कीमतें बढ़ने लगी थी क्योंकि मांग अत्यधिक हो गई थी और सप्लाई कम थी, तो जो सप्लायर थे, जो उत्पादन करता थे, उन्होंने देखा कि बाजार में मांग बढ़ रही है क्योंकि कीमत बढ़ी हुई है, उन्होंने उत्पादन करना स्टार्ट किया और फिर हम बहुत अधिक मात्रा में पीपीई किट्स, मास्क और सैनिटाइजर का उत्पादन करने लगे थे। ठीक है जी, चलिए फिर क्या आता है हमारे पास, उत्पादन की तकनीक। दूसरी समस्या, और कौन सी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। याद करो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो सामान्यतः एक अर्थव्यवस्था को इस प्रकार सोचना चाहिए कि मैं अपनी इकोनॉमी में रोजगार के अवसर प्रदान कर सकूं। ये कौन सोचेगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहां पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझती है कि मुझे अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो करेंगे क्या ये लोग, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जिस टेक्नोलॉजी में लागत कम होगी, जिस टेक्नोलॉजी में लागत कम लगेगी, उस टेक्नोलॉजी का उपयोग जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस प्रश्न के जवाब देने के लिए करेगी। तो प्रश्न क्या है यहाँ पे, समस्या क्या है कि उत्पादन की कौन सी तकनीक का मुझे इस्तेमाल करना है, कैसे उत्पादन किया जाए। यह एक सामान्य बात है कि एक कुशल उत्पादक सदैव अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहता है। इसके लिए वह अपने उत्पादन की लागत को कम से कम करने का प्रयास करेगा। अतः वह विभिन्न उत्पादन तकनीकों में से उस तकनीक का चुनाव करता है जिससे कम कीमत वाले साधनों का अधिक प्रयोग हो। वो इस प्रकार नहीं सोचेगा कि इकोनॉमी में रोजगार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो तो इस प्रकार सोचेगा कि लागत मुझे सीआईटी में कम लगती है, कैपिटल मतलब मशीन का इस्तेमाल करूं तो लागत कम लगेगी, या लेबर का यूज कम करूं तो लागत कम लगेगी। जिसमें कम लागत होगी उस तकनीक का इस्तेमाल जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस समस्या के समाधान के लिए करती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है इसी के बारे में। और दूसरे शब्दों में, उत्पादक उत्पादन की लागत को घटाने के लिए महंगे साधनों को प्रतिस्थापित करके सस्ते साधनों का अधिक प्रयोग करता है। यदि अर्थव्यवस्था में श्रम की पूर्ति पूंजी की तुलना में अधिक है तो उत्पादक श्रम गहन उत्पादन मतलब कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेगा। इसके विपरीत यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी अधिक सस्ती है तो उत्पादक पूंजी गहन प्रक्रिया मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग करेगा। इस प्रकार कीमतें उत्पादक को उत्पादन तकनीक के चुनाव में सहायता करेंगी। ठीक है, जो सस्ता होगा उस टेक्निक का उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरी समस्या हमारे पास क्या थी, उत्पादन के वितरण, या हम ऐसे समझें कि किसके लिए बनाया जाए। ठीक है, तो उत्पादन का वितरण किनके मध्य करना चाहिए। देखते हैं इस समस्या का समाधान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार देती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर आय के वितरण का निर्धारण किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत वस्तु वितरण और आय वितरण परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दूसरे शब्दों में, वस्तु कीमत एवं साधन कीमत की पारस्परिक निर्भरता के कारण ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चक्रीय प्रभाव क्रियान्वित होता है।
अब आपको यहां पर मुद्रा का चक्रीय प्रभाव जो है वो समझना पड़ेगा। मुद्रा का चक्रीय प्रभाव जो होता है, वैसे तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है, लेकिन आ गया है तो हमें समझना पड़ेगा। मुद्रा का चक्रीय प्रभाव क्या होता है, समझते हैं इस बात को। मुद्रा का चक्रीय प्रभाव, अब बात ध्यान से समझिए। मुझे वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या चाहिए मुझे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन चाहिए। और इन उत्पादन के साधनों का अल्टीमेट ऑनर जो होता है वो कौन होता है, एक हाउस होल्ड होता है, मतलब कि एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। और इन साधनों का इस्तेमाल जो है वो बिजनेस फर्म्स के द्वारा किया जाता है। बिजनेस फर्म्स ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस ले लिए, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लेने के बाद उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण किया। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किसको दे दिए, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किसको दे दिए, वो इन्होंने हाउस होल्ड को दे दिए। किसको बेच दिए, हाउस होल्ड को बेच दिए। अब बात समझना, यहाँ पे हाउस होल्ड ने क्या दिया था, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, भूमि, पूंजी, श्रम एवं उद्यमी। फैक्टर ऑफ सर्विसेज हाउस होल्ड ने बिजनेस फर्म्स को दिया। बिजनेस फर्म्स ने इनका यूज करते हुए क्या बना लिया, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण कर लिया। और ये वस्तुओं सेवाओं को किन के बीच में बांटा, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल, सोसाइटी में ही बांटेंगे, क्योंकि सोसाइटी जो है वो ही अल्टीमेट ऑनर है आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का। ठीक बात है, तो ये एक फ्लो बन के आ गया। अब सोचिए आप कि बिजनेस फर्म्स ने हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज इस्तेमाल किया है, तो इसको क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम मिलेगा। इसके बदले में क्या मिलेगा उसको, फैक्टर इनकम मिलेगा। और जब बिजनेस फर्म गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को बेचेगी तो फ्री में तो नहीं बेचेगी, उससे कुछ पैसे लेगी, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, आपको फैक्टर इनकम समझ में नहीं आया होगा तो फैक्टर इनकम के लिए समझ लीजिए, जैसे कि भूमि के बदले में हम क्या देंगे, किराया। भूमि के बदले में क्या देंगे हम, किराया, ठीक है। भूमि के बाद क्या है, पूंजी। पूंजी के बदले में हम क्या देंगे, ब्याज। पूंजी के बदले में क्या दिया जाएगा भाई, ब्याज दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, भूमि, पूंजी, श्रम। श्रम को क्या दी जाएगी, मजदूरी। श्रम को क्या दी जाएगी, मजदूरी। और आखिरी चीज बचती है उद्यमी। उद्यमी मतलब वो व्यक्ति जो ये सारा काम करता है, जो जोखिम लेता है, उसको मिलेगा क्या, लाभ। तो ये फैक्टर इनकम किसके बीच में बढ़ जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में बढ़ जाती है। जो भी इनकम बिजनेस फर्म जनरेट करती है वो किस में बढ़ जाती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बढ़ जाती है। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन होते हैं, हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड के बाद जब इनकम आती है तो हाउस होल्ड क्या करता है, इस इनकम को खर्च कर देता है ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय दी, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए हैं, बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी उनको खरीद लिया, किसने, हाउस होल्ड ने। तो ये एक आय का चक्रीय प्रभाव है। इसमें हो क्या रहा है कि जो इनकम होती है वो बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड जाती है और हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म जाती है। इसको इस तरीके से समझिए, एक सिंपल एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैग्नेट ब्रेन्स यहां पे एक उद्यमी है। मैग्नेट ब्रेन्स ने किसी से भूमि किराए पे लिया, किसी से पूंजी लिया, और मैं यहां पे एक श्रम के रूप में काम कर रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स ने मुझे हायर किया, मैं श्रम यहाँ पे अपना दे रहा हूँ, मैं सोसाइटी का एक मेंबर हूँ, तो मैंने अपनी सर्विसेज किसको दी, बिजनेस फर्म, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स। अब मैग्नेट ब्रेन्स ने क्या किया, मेरी सेवाओं को लेते हुए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। एजुकेशन सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, ये उन्होंने किसको बेची, आपको बेची। अब आपने उसके लिए पैसे दिए, वो पैसे बिजनेस फर्म मैग्नेट ब्रेन्स के पास आए और वहां से मेरे पास आ गए, ठीक है। तो ये आएगा, एक चक्रीय प्रभाव बन रहा है कि हाउस होल्ड के पास पैसे आता है, बिजनेस फर्म के पास आता है, बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड के पास जाता है। तो यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं कि उत्पादन का वितरण, जो आय का वितरण है बेसिकली, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, कीमत तंत्र के ऊपर निर्भर कर रहा है। खर्च वही कर सकता है जिसके पास इनकम होगी, इनकम उसी के पास होगी जिसने मेहनत किया होगा, जिसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमिता, इन सब का प्रयोग किया होगा किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में, अपना योगदान दिया होगा, तो उसको कुछ इनकम मिला होगा। तो इसलिए आय का वितरण भी किसके ऊपर निर्भर करता है, कीमत तंत्र के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा हम यहां पे बोलना चाह रहे हैं। क्या बात ठीक है जी? चलिए, मुद्रा एवं आय के इस चक्रीय प्रवाह में कीमतें महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में जो व्यय करता है वह उसका
निर्वाह व्यय कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, जो चक्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादक एवं विक्रेताओं की आय बन जाता है। इसी प्रकार उत्पादक साधन सेवाएं क्रय करने में जो उत्पादन लागत वहन करता है वह उपभोक्ता की आय बन जाता है। ठीक है, तो बिजनेस फर्म ने जो कॉस्ट इनकर किया वो कॉस्ट, मतलब इसका कंक्लूजन क्या है आय के चक्र प्रभाव का? समवन्स इनकम इज समवन्स एक्सपेंडिचर। अगर मैंने कोई खर्चा किया है तो किसी और व्यक्ति की इनकम होगी, किसी और व्यक्ति ने खर्चा किया है वो मेरी इनकम हो सकता है। समवन्स इनकम इज समवन्स एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार आय जो है वो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वितरित हो जाती है। इस चक्रीय प्रभाव में कीमतें आय के वितरण में समानता उपस्थित करती हैं, क्योंकि साधन कीमत एवं वस्तु कीमत दोनों के निर्धारण में मांग और पूर्ति की शक्तियां तब तक आपस में क्रिया एवं प्रतिक्रिया करती हैं जब तक आय के वितरण में समानता नहीं आती। इस प्रकार कीमतें स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आय के वितरण में समानता लाती हैं। आय के वितरण में समानता किस प्रकार ला रही हैं? बोल रहे हैं कि सर ये चक्रीय प्रभाव लगातार चलता रहेगा। कब तक चलेगा? जब तक आय के वितरण में समानता नहीं होगी, क्योंकि ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, प्रोडक्शन बेस्ड होगा सब कुछ। प्रोडक्शन है तो आपके पास पैसा होगा, पैसा होगा तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड ठीक होगा। लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको उत्पादन के साधन के रूप में मेहनत करनी है। उत्पादन बढ़ाने में, उत्पादन की वृद्धि करने में आपको सहायता करनी पड़ेगी, तभी आपको इनकम मिल सकती है, और आपको इनकम मिलेगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार अपनी केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती है। उसी प्रकार हम देखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार करेगी। ठीक है, तो चलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की यह विशेषता है कि वह आदेशात्मक होती है, जिससे उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें सरकार नियोजन के माध्यम से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वयं उत्पादन की क्रियाएं संपन्न करती है। तो हम जानते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो नियंत्रण होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर वो सरकार का होता है, और सरकार खुद यहाँ पे उत्पादन का कार्य करती है। तो सरकार को अब यह निर्णय लेना पड़ेगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन था हमारा, पहली केंद्रीय समस्या थी कि उत्पादन की प्रकृति क्या और कितना बनाना है, क्या व कितना बनाना है, कितना उत्पादन किया जाए, इस बात का निर्धारण समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा केंद्रीय नियोजन सत्ता के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीय नियोजन सत्ता मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो लोग इसको डिसाइड करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? केंद्रीय नियोजन सत्ता सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र व उत्पादन मात्राओं का निर्धारण करती है। किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए इसका निर्णय सरकार अथवा केंद्रीय नियोजन सत्ता अधिकतम सामाजिक लाभ के आधार पर स्वयं करती है। तो यहाँ पे हमें ड्राइविंग फोर्स क्या मिला? जैसे कि हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ड्राइविंग फोर्स मिला था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो रहेगा वो हमारे लिए की रहेगा, वो ड्राइविंग फोर्स रहेगा। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है? सोशल वेलफेयर, समाज का अधिकतम कल्याण हो सके, हम उस तरह के वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करेंगे। ये कौन बोलता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। लिखा हुआ है कि सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राथमिकता तय की जाएगी कि किस तरह के गुड्स एवं सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं। हमें रोटी बनाना है, कपड़ा बनाना है, मकान बनाना है, या हमें लड़ाई लड़ने के साधन बनाना है। मतलब कि गन या बटर की कहानी है यहाँ पे, गन बनाना है कि बटर बनाना है, ये कौन तय करेगा? सरकार। और सरकार इस आधार पर तय करेगी कि किन प्रोडक्ट को बनाने में, कितना बनाने में समाज का कल्याण बेहतर तरीके से हो सकता है। तो यहां पे हमें ड्राइविंग फोर्स मिल जाता है। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन मात्रा के अतिरिक्त केंद्रीय नियोजन सत्ता इस बात का भी निर्धारण करती है कि कुल उत्पादन में कितना भाग पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का होगा और कितना भाग उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का होगा। तो अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि उपभोग वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। ध्यान से समझिए, वस्तुओं की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दो तरह की होती हैं। एक होती हैं उपभोग। उपभोग मतलब कि जो मेरी तुरंत की आवश्यकता को पूर्ति कर सकती हैं, जो मेरी तुरंत की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हैं, वो क्या हैं? उपभोग वस्तुएं हैं। और दूसरी होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। अब पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो कि किन्हीं अन्य वस्तुओं को बनाने में
सहायता प्रदान करती हैं, जो कि किन्हीं अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण में सहायता करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन मेरे सामने लगी हुई है। ये स्क्रीन एक पूंजीगत वस्तु है, क्योंकि ये किन्हीं अन्य सेवाओं के निर्माण में, के प्रोडक्शन में मुझे सहायता कर रही है। ये कैमरा जो मेरे सामने लगा हुआ है, ये भी एक पूंजीगत वस्तु है। ये मुझे दूसरी वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्माण में सहायता प्रदान कर रहा है। अब बात करते हैं हम उपभोग वस्तुएं। उपभोग वस्तु जैसे कि हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, ये क्या है? उपभोग वस्तुएं हैं। तो अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को ये देखना पड़ेगा कि पूंजीगत वस्तुओं को भी बनाना है हमें, क्योंकि पूंजीगत वस्तुएं बनाएंगे तो उनसे और वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण हो सकता है। जबकि उपभोग वस्तुओं तो एक बार कंज्यूम हो गई तो दोबारा उनका कोई यूज नहीं बचता, जबकि पूंजीगत वस्तुओं को बार बार इस्तेमाल किया सकता है और उनसे दूसरे प्रकार की उपभोग वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। तो इनका रेशो, इनका अनुपात निर्धारण करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी जवाब यहां पे देना पड़ेगा हमें। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, दूसरी समस्या पे। क्या है? उत्पादन की तकनीक। तो याद कीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की तकनीक का ड्राइविंग फोर्स हमें मिला था कि सर जिसमें लागत कम होगी। अब यहाँ पे क्या है? इसमें हमारा ड्राइविंग फोर्स रहेगा कि समाज में कल्याण, और उसके लिए हम क्या बोल रहे हैं कि रोजगार के अवसर। जिस तकनीक में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और दूसरी चीज क्या देखी जाएगी कि उत्पादन में वृद्धि किस तकनीक में हो रही है। इन दो बातों को ध्यान रखा जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली यहां पे डिसीजन लिया जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, बात ठीक है। अतः उत्पादन क्षेत्र एवं मात्रा का निर्धारण के बाद सरकार स्वयं उत्पादक के रूप में देश के संसाधनों को ध्यान में रखकर उत्पादन रीति का चुनाव करती है। लेकिन कैसे करती है वो देखना पड़ेगा। सरकार उत्पादन रीति के चुनाव में इस बात का ध्यान रखती है कि न्यूनतम लागत पर उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होने के साथ साथ अधिकतम उत्पादन संभव हो सके, अधिकतम उत्पादन संभव हो सके, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समाजवादी अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन अधिकतम उत्पादकता के आधार पर किया जाता है कि किस प्रकार टेक्निक का इस्तेमाल करूं, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करूं जिससे कि मेरे रिसोर्सेज का, संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, अधिकतम उपयोग हो सके। अब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या अधिकतम उपयोग को कैसे समझना है हमें? मान लीजिए मैंने आपको एक गुब्बारा दिया और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस गुब्बारे में इतनी हवा भरनी है, आपको इतनी हवा भरनी है कि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर भी स्पेस खाली ना रहे, और एट द सेम टाइम ये गुब्बारा फूटना भी नहीं चाहिए। अगर आपने उस लेवल पे जाके गुब्बारे में हवा भर दी तो इसका मतलब क्या हो गया? अधिकतम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस या संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। तो इस लेवल तक हमें पहुंचना होता है। संसाधनों का उपयोग कितना हो सकता है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप 1 घंटे में कितना पढ़ सकते हैं। ये तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, और आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि पहले 1 घंटे में पढ़ता था तो मेरा 1 चैप्टर होता था सर, अब 1 घंटे में 2 चैप्टर भी कर लेता हूं, क्योंकि मैंने अपनी एफिशिएंसी पे काम किया है, अपनी इफेक्टिवनेस पे काम किया है। ठीक है, तो ऑप्टिमम शब्द को हम ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते, उसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ऑप्टिमम मतलब अधिकतम। अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती, जितना चाहिए उतना हम करना, मतलब जितना मैक्सिमम कर सकते थे उतना हमने किया। साधनों के अनुकूलतम आवंटन की 2 रीतियां समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनाई जाती हैं। अदा प्रदा नियोजन रीति, मतलब इनपुट आउटपुट मेथड की बात करते हैं। जांचें परखें रीति परीक्षण रीति, मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड। इनपुट आउटपुट मेथड मतलब कि कितना हम उसमें रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट आ रहा है, एक यहाँ पे देखेंगे हम। दूसरा देखेंगे ट्रायल एंड एरर, या मतलब जो हम बस कोशिश कर रहे हैं और जिसमें गलती होगी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसमें हम हिट कर जाएंगे उस मेथड को हम अडॉप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार की 2 नीतियां भी यहाँ पे अपनाई जाती हैं। अब आता है अदा प्रदा नियोजन रीति द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने का एक मापदंड निर्धारित किया जाता है। ठीक है, यदि किसी क्षेत्र में उत्पादन इस निर्धारित मापदंड से कम स्तर पर रहता है तो वह क्षेत्र अकुशल माना जाता है तथा संसाधनों को इस क्षेत्र से निकलकर कुशल क्षेत्रों में लगाया जाता है। प्रयोगात्मक या परीक्षात्मक रीति में विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर भूल सुधार करके साधनों को सही आवंटन किया जाता है। अब यदा कदा नियोजन रीति में क्या कर रहे हैं हम? मिनिमम लागत में
कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं। जबकि ट्रायल एंड एरर में क्या बोल रहे हैं कि पहले हमने कभी काम किया था उस मेथड में, उसमें कुछ सुधार करेंगे, उसके बाद उसका उपयोग दोबारा करेंगे, यदि वो हिट होती है तो हम उसका ही इस्तेमाल बार बार करने लग जाएंगे। तीसरा प्रश्न आता है, तीसरी समस्या जो हमारी थी, उत्पादन का वितरण या उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन मात्रा एवं उत्पादन रीति के निर्धारण के बाद प्रत्येक अर्थव्यवस्था का कार्य यह निर्धारित करना होता है कि कुल उत्पादन का वितरण समाज के विभिन्न घटकों एवं समुदायों में किस प्रकार किया जाए। वितरण की इस समस्या के उचित हल पर ही समूचे समाज का कल्याण निर्भर करता है। अब आय का डिस्ट्रीब्यूशन, आय का वितरण या किसके लिए किया जाए, इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे हम। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का वितरण व्यक्ति की कार्य कुशलता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर होता है। अब सामाजिक न्याय का सिद्धांत जो है वो क्या बोलता है? सामाजिक न्याय का सिद्धांत बोलता है कि सभी को अपने जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए हमें बनाना चाहिए, उस व्यक्ति को हमें आय वितरित करनी चाहिए। तो आप देखेंगे भारत में हम जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं या इनको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी बोलते हैं, उन लोगों के लिए सरकार सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं को ऑलमोस्ट फ्री करके रखा है। तो ये भी तो आय का वितरण हुआ। अब सरकार ने जब इन सुख सुविधाओं को फ्री करके रखा है तो इसकी लागत तो होती है, लेकिन इसकी लागत का निर्वहन जो है वो उच्च आय वर्ग के लोग करते हैं। जो लोग टैक्सेस पे करते हैं, अपने टैक्सेस के माध्यम से उन गरीब वर्ग को सुख सुविधाओं, उन गरीब वर्गों को सुख सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। और इसमें मीडिएटर का जो काम है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होने के कारण अनुपार्जित आय का कोई स्थान नहीं होता। सरकार न्यूनतम मजदूरी को स्वयं निर्धारित करके वितरण को न्यायोचित बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये आय का वितरण इस प्रकार किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर कि सर मिश्रित अर्थव्यवस्था किस प्रकार करेगी इन समस्याओं का समाधान। तो मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में जो क्षेत्र पूंजीवाद कर रहा है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, मतलब निजी क्षेत्र जहां तक काम कर रहा है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अपने निर्णय लेगा। जहां पे समाज मतलब कि सरकारी क्षेत्र काम कर रहा है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेगा। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण बन के रह जाएगी। अब इसको हम एक चार्ट के माध्यम से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सॉरी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पहला प्रश्न क्या था? क्या और कितना उत्पादन किया जाए, उत्पादन की प्रकृति की भूमिका। ठीक है, तो यहां भी प्रश्न सेम है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या बोलती है? उत्पादन की गुणवत्ता का निर्णय समाज द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। समाज को क्या पसंद है, समाज इन द सेंस मेरे कस्टमर को क्या पसंद है, मैं उस प्रकार के प्रोडक्ट बनाने में यकीन रखूंगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलती है उत्पादन की गुणवत्ता का निर्णय सरकार द्वारा केंद्रीय नियोजन सत्ता के माध्यम से लिया जाएगा। कौन करेगा डिसाइड? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड किसके हिसाब से करेगी? जिससे कि समाज का कल्याण अधिकतम हो सके। दूसरा हमारे पास क्या है? उपभोक्ता को सार्वभौमिकता प्राप्त है, इसलिए उपभोक्ता वर्ग की प्राथमिकता एवं पसंद के आधार पर उत्पादक उत्पादन की प्रकृति का निर्णय करेंगे। इधर पूंजीगत माल तथा उपभोक्ता माल का भाग कुल जनसंख्या के लिए केंद्रीय नियोजन सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तीसरा है जो माल उपभोक्ता नहीं चाहते उसका उत्पादन नहीं करेंगे। जो माल उपभोक्ता नहीं चाहते हम उसका उत्पादन नहीं करने वाले हैं। उपभोक्ता नहीं चाहते हैं हम उसका उत्पादन नहीं करने वाले हैं। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास, दूसरा पॉइंट आता है, दूसरी समस्या थी कि उत्पादन कैसे किया जाए। तो उत्पादन लागत यथासंभव न्यूनतम रखना है। उद्देश्य क्या है? उत्पादन लागत को हमें कम से कम रखना है और सस्ते संसाधनों का उपयोग करना है, तभी हमारी उत्पादन लागत कम होने वाली है। जबकि इधर क्या देखा जा रहा है कि सर निम्नांकित के बारे में निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग हो सके और यथासंभव लागत जो है वो न्यूनतम। तो लागत न्यूनतम रखने की बात दोनों जगह की जा रही है। यहाँ पे संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की बात की जा रही है
और यहां पे उत्पादन लागत को कम से कम रखने की बात की जा रही है। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस था ये। इसके बाद हमारे पास क्या है, तीसरा, मतलब तीसरा डिफरेंस है दूसरी कैटेगरी के अंदर, पूंजी की तुलना में श्रम की पूर्ति अधिक हो तो श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करना है। पूंजी की तुलना में मतलब मशीन अगर आपको महंगी पड़ रही है और श्रम अगर सस्ता पड़ रहा है तो आप श्रम टेक्निक जो है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अधिक मात्रा में उत्पादन करना है। ठीक है, पूंजी श्रम से सस्ती हो तो पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग करेंगे। तो जो सस्ता है उसका करने की बात कर रहे हैं। संसाधनों का आवंटन न्यूनतम इनपुट पर अधिकतम आउटपुट के परिमाप के आधार पर कर सकते हैं। तकनीक के चयन में मूल यंत्र सहायक होता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के कार्य में अनुभव आधार पर संसाधनों का आवंटन करना चाहिए कि प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हमने इसके पहले संसाधनों को जब लगाया था तो उनसे हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स मिले थे, इस बात को ध्यान रख सकते हैं हम। फिर हमारे पास तीसरी और अंतिम समस्या थी, किसके लिए उत्पादन किया जाए, वितरण संबंधी भूमिका। आय के वितरण में मूल्य तंत्र द्वारा समानता लाई जाती है। मांग व पूर्ति की शक्तियों की निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। ठीक है, उत्पादन का वितरण सारे समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय, कार्य क्षमता, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, न्याय संगत व उचित वितरण प्रणाली आदि को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो हमेशा कहीं ना कहीं ये समाज कल्याण की बात करेगा और ये प्रॉफिट बढ़ाने की बात करेगा। इस प्रकार दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं, और मैं बात करूंगा तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पे दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलेगा, अपनी केंद्रीय समस्याओं का समाधान करती हैं। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स के पास कक्षा 6वीं से कक्षा 12वीं तक सभी विषय पे विषयवार वीडियोस निःशुल्क एवं उच्च गुणवत्ता में उपलब्ध हैं। हमारे टॉप कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे उपलब्ध है, जो कि आप देख सकते हैं। CBSE इंग्लिश मीडियम में भी है हमारे पास और हिंदी मीडियम में भी है। स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज हैं, CUT है, NTSE है, ओलंपियाड है। इधर हम बोर्ड की बात करें, वैसे तो हम सभी बोर्ड्स पे फोकस करते हैं, स्पेसिफिकली यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड के छात्रों के लिए भी हमारे पास उपयोगी वीडियोस उपलब्ध होते हैं। तो इसीलिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। धन्यवाद।